किसी भी स्पीशी को जब आप ढूंढने जाते हो तो आपको उसका इकोलॉजिकल नीश यानी कि यूनिक रोल पता होना चाहिए। बट एक बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक रोल जरूरी नहीं है। एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा घर होता है उसका जहां पे वो यूनिक रोल परफॉर्म करता है। मतलब उसका घर क्या है, वो किस एड्रेस पे रहता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं उसका। ओनली द फीमेल्स आर इन्वॉल्व इन इंक्यूबेशन एंड केयर ऑफ द यंग, यानी कि जो मेल हैं, पापा लोग हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, मम्मी जो हैं वो ही यहाँ पे टेक केयर करती हैं। अब 6 शेड्यूल नहीं है दोस्तों, अब मात्र 4 शेड्यूल हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन की, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। जो गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन, वो क्या है, ब्लाइंड है। इट इज रेफर्ड टू एज सुसु। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम सुसु भी है बिकॉज ऑफ द साउंड इट प्रोड्यूसेस। जब वो सांस लेती है तो सू सू ऐसी आवाज आती है, इसलिए उसको सुसु भी बोलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि हम हर एक टॉपिक को 360 डिग्री कवर करते हैं, जिससे आपकी यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आसान और वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाती है। दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में हम लोग कवर करने वाले हैं वो सभी जन जातियां या प्रजातियां जो फौना एंड फ्लोरा की पाई जाती हैं अलग अलग जगहों पे, जो न्यूज में बनी रहती हैं। हमेशा आप देखेंगे कुछ स्पीशीज हैं जो न्यूज में बनी रहती हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कई बार जो स्पीशीज से रिलेटेड यूपीएससी का लगाव बढ़ गया है। इस बार भी आप देखेंगे स्क्विरल पे क्वेश्चन आया, इस बार भी मालाबार सिवेट पे क्वेश्चन आया, तो गोल्डन लंगूर या रेड पांडा, काफी सारी जो स्पीशीज है न्यूज में बनी रहती हैं और उनके बारे में IUCN स्टेटस हो, चाहे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, या फिर साइट्स अपेंडिक्स पूछ लेता है, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में पाई जाती है स्पीशी वो पूछ लेता है। हनी बीस के रिगार्डिंग इस बार वेबल डांस पे एक क्वेश्चन आ गया। तो देखो दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है, बट हम लोग क्या करेंगे, ये है टॉपिक वाइज जब हम कवरेज कर रहे हैं तो हम इस तरीके से कवर करने वाले हैं हर एक स्पीशी को, जिससे कि आप एक ही जगह पे वो सारी की सारी स्पीशीज जो पिछले 1 या 2 या 3 सालों में मौजूद हैं, आपको एक ही जगह मिल जाए, आपको एक ही जगह परोस दी गई है वो सारी की सारी स्पीशीज। तो आप देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ये पार्ट 1 है दोस्तों, हम लोग इसको 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं बिकॉज स्पीशीज काफी सारी हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग कुछ स्पीशीज कवर करेंगे, पार्ट 2 में कुछ स्पीशीज कवर करेंगे, एंड देन पार्ट 3 में, और ये होगा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। इसके बाहर स्पीशीज नहीं पूछी जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बोल सकता हूं, दावा भर सकता हूं कि यहीं से आपके प्रश्न निकल जाएंगे। पिछले कई सालों के प्रश्न जाके आप उठा लीजिए, आपको आराम से यहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये स्पीशीज काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में यूपीएससी सवाल पूछता है। यहां पे मैंने आपके लिए एक इमेज लगाई है जिससे आप रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से याद रखना है, दैट इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। दोस्तों, स्टेट बर्ड है राजस्थान का। दूसरा, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, उसका घर। किसी भी स्पीशी को जब आप ढूंढने जाते हो तो आपको उसका इकोलॉजिकल नीश यानी कि यूनिक रोल पता होना चाहिए। बट एक बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक रोल जरूरी नहीं है। एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा घर होता है उसका जहां पे वो यूनिक रोल परफॉर्म करता है। मतलब उसका घर क्या है, वो किस एड्रेस पे रहता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं उसका। तो अभी मैं अगर आपसे बोलता हूं कि हैबिटेट क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वो है ग्रासलैंड्स एंड स्क्रब। ड्राई ग्रासलैंड, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, वो इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है। और आप यहीं से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भैया कहां पे पाई, राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में बारिश कम होती है। नेक्स्ट, मेल हैज वाइटर नेक देन फीमेल। याद रखिएगा, ये जो है मेल की एक फोटोग्राफ है, यानी कि मेल की जो नेक है, ये नेक काफी ज्यादा व्हाइट मानी जाती है। एंड दे आर फाउंड इन स्मॉल फ्लॉक्स when not breeding, यानी कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स में, झुंड में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। These birds are often found associated in the same habitat as blackbird। याद रखिएगा, अभी हम ब्लैक बग स्पीशी को भी कवर करने वाले हैं। ब्लैक बग या काला हिरन, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है, और जहां ये पाई जाती है इंपॉर्टेंट स्पीशी, ऑफन मोस्ट कॉमनली आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो भी वहीं पाया जाता है। आजकल यूपीएससी सवाल पूछने लग गया है कि भाई
जो स्पीशी ओमनीवोर्स है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, तो याद रखिएगा दे आर ओमनीवोर्स। और ओमनीवोर्स आप जानते हैं दे कैन ईट बोथ फ्लेश एंड प्लांट्स, यानी कि वो दोनों होते हैं। जैसे जो ह्यूमन है वो ओमनीवोर्स हैं, ऐसे ही ये भी ओमनीवोर्स हैं। ये अपने न्यूट्रिशन को प्लांट से डायरेक्टली भी ले सकते हैं एंड दे ऑल्सो फीड ऑन एनिमल्स। यंग बर्ड्स हैव बीन रिकॉर्डेड टू डस्ट बाथ फ्रीक्वेंटली। आप देखेंगे कि इनका एक स्पेशल फिनोमिना है डस्ट बाथ। तो जो मिट्टी होती है उसमें लौटते हैं, ये खेलते हैं, एक तरीके से उसमें ही नहाते हैं और कॉमन फिनोमिना डस्ट बाथ के नाम से जाना जाता है। अच्छा देखिए, ओनली द फीमेल्स आर इन्वॉल्व इन इंक्यूबेशन एंड केयर ऑफ द यंग, यानी कि जो मेल हैं, पापा लोग हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, मम्मी जो है वो ही यहाँ पे टेक केयर करती हैं। तो ये बोला जा रहा है इंक्यूबेशन पीरियड में मेल आर नॉट देयर, ओनली द फीमेल्स आर इन्वॉल्व। ये स्पेशल फीचर्स है, ऐसा यूपीएससी पूछ लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, भारत में कहां पाया जाता है? 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। गुजरात में कुछ पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है, बट मेजर पॉपुलेशन इसकी 95% याद रखिएगा राजस्थान में है, एंड हेंस द स्टेट वर्ड ऑफ राजस्थान। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करी जाए तो ये एक ऐसी स्पीशी है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि खतरे की जो पैमाना है बहुत ज्यादा है। ये ऐसी स्पीशी है जो बहुत जल्द विलुप्त हो सकती है जीवन में से, इस एनवायरमेंट में से। इसका प्रोटेक्शन आवश्यक और अनिवार्य बन जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर आती है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है। मैं आपको बता देता हूं WPA के शेड्यूल 1 की वो स्पीशीज होती हैं जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं। एज पर दी रीसेंट अमेंडमेंट, WPA का एक रीसेंट अमेंडमेंट हो गया है। बहुत जल्द मैं आपके लिए WPA 1972 के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आने वाला हूं। बट एक बात याद रखिएगा, शेड्यूल 1 की स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड होती हैं। शेड्यूल 2 जहां पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन कम होता है। और अब जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें पहले होते थे 6 शेड्यूल्स, अब 6 शेड्यूल नहीं है दोस्तों, अब मात्र 4 शेड्यूल हैं। तो मैं आपको बता देता हूं 4 शेड्यूल कौन से हैं। शेड्यूल 1 मोस्ट प्रोटेक्शन है यहाँ पे, फिर शेड्यूल 2 थोड़ी सी लीस्ट प्रोटेक्शन है, शेड्यूल 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 3 के अंदर प्लांट्स आ चुके हैं जो पहले शेड्यूल 6 का पार्ट हुआ करते थे, और 4 में साइट्स अपेंडिक्स की लिस्ट है। तो पहले 6 शेड्यूल थे, अब सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, क्योंकि जो शेड्यूल 5 था वर्मिन वाला, आप देखेंगे उसको हटा दिया गया है। तो ये रीसेंट अपडेशन है, मैंने रीसेंट बेसिस पे फाइल बनाई है। तो आपको यहाँ पे शेड्यूल 4 के अलावा कोई भी शेड्यूल नहीं दिखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्पीशी की, जिसका नाम है अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन एक माइग्रेटरी स्पीशीज है, एक ऐसी स्पीशीज है जो कहां से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी? साइबेरिया से, और साइबेरिया से आती है अफ्रीकन नेशन तक। देखिए, साइबेरिया से आता है और अफ्रीका में रुकता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के रिगार्डिंग। नागालैंड इज ऑल्सो नोन एज द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नागालैंड फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। कौन बनेगा करोड़पति में एक बार ऐसा सवाल भी पूछा गया था कि विच इज द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया जाता है, किसके द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है? तिसरो वैली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी, ये एक एनजीओ है। तिसरो वैली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है या इनिशिएटिव को मनाया जाता है हर साल। अमूर फाल्कन फीड्स मेनली लेट इन द इवनिंग और अर्ली इन द मॉर्निंग, कैप्चरिंग अ वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स इन द एयर और इन द ग्राउंड। यानी कि ये क्या करता है, रात को ही और अर्ली मॉर्निंग अपने शिकारों को पकड़ता है, या खाना खाता है, या फीडिंग करता है। ये जनरली जो अपना खाना पकड़ते हैं हवा में ही उड़ते रहते हैं, और उड़ते उड़ते ही अपने प्रे को दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। समटाइम्स बाय होवरिंग, यानी कि ऐसे मंडराते रहते हैं, आप देखेंगे सिर्फ ऐसे घूमते रहते हैं, और जैसे ही उनको अपना शिकार दिखता है उस पर झपट्टा मार लेते हैं। बट विल ऑल्सो पिक प्रे बाय अलाइटिंग ऑन द ग्राउंड। पैरासाइट्स की बात करते हैं। अमूर फाल्कन होस्ट 3 स्पीशीज ऑफ लाइस। भैया जो जुएं हैं, 3 स्पीशी की जुएं इसी पे जिंदा रहती हैं। अगर आप लोग एक कंसेप्ट जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब होता है एक स्पीशी अगर गायब होती है, एक स्पीशी एक्सटेंट होती है, जिसकी वजह से कई सारी स्पीशीज और गायब हो जाती हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लाइस की 3 इंपॉर्टेंट स्पीशीज इसी अमूर फाल्कन जो माइग्रेटरी बर्ड है इसी के ऊपर जिंदा रहती है, ये उसे होस्ट करती है। ये नाम दे रखे हैं, रूफा है, सब जिराफे है,
या फिर चिनुकुली है, ये जितनी भी स्पीशीज है, लाइस की याद करने की जरूरत नहीं है, नाम बस याद रखिएगा, ये इसी के ऊपर एक पैरासाइट की तरह काम करती हैं। कल को अगर अमूर फाल्कन गायब हो जाएगा तो याद रखना ये 3 स्पीशीज भी जिंदा नहीं रह पाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन, ये साउथ ईस्टर्न साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना, फिर इंडिया में रुकता है थोड़े समय के लिए। माइग्रेटरी स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो एक समय से दूसरी समय या एक जगह से दूसरी जगह जाती है ओवर द टाइम पीरियड। अब सवाल यह है कि वो जाती क्यों है। देखिए, जाना जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज दीज स्पीशीज कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन टेम्परेचर्स। ये अपनी जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कैसे करते हैं, यानी इकोसिस्टम अपने आप में बैलेंस कैसे क्रिएट करता है, कन्फॉर्मिंग बाय माइग्रेटिंग। तो ये बिकॉज दे आर कन्फॉर्मर, ये अपनी जो इंटरनल ब्लड है रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, सो दे हैव टू माइग्रेट टू अ बेटर अडेप्टेबल या फिर फेवरेबल क्लाइमेट जिससे कि ये जिंदा रह सके, और ये ऐसे ही माइग्रेट करते रहते हैं। ये इनका माइग्रेटरी रूट है। आप देखेंगे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भी हम थोड़े दिनों में कवर करने वाले हैं। ये एक और रूट है सेंट्रल एशिया से होती हुई जब स्पीशीज आती हैं। चलिए आईयूसीएन स्टेटस देख लो इसका। आईयूसीएन स्टेटस कंसर्न यानी कि अभी बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 1 में आती है, साइट अपेंडिक्स 2 में आती है। अब साइट्स की भी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से किसी भी स्पीशी पर खतरा ना आए उसके लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि साइट्स आया। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स दे रखे हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। साइट्स के नंबर 1 अपेंडिक्स में वो स्पीशीज आती हैं जिन पे ट्रेड रेगुलेटेड नहीं बल्कि प्रोहिबिटेड है, यानी कि साइट के अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज होंगी जहां पे ट्रेड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ वजहें हो सकती हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसी लूप होल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्शंस हैं जहां पे ट्रेड किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं चीता, भारत चीता को लाया पार्क में रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, इस रीइंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारा एम किसी इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि हम लोग कहां से लाए हैं, अफ्रीका से लाए हैं। अब जब आप अफ्रीका से कोई चीज लाए हो तो साइट्स के अंडर आ रहा है वो सब कुछ। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। देखो साइट्स का काम यह है किसी भी प्रकार से कोई भी नेशन इंटरनेशनल ट्रेड के नाम पे स्पीशीज का एंडेंजरमेंट ना कर दे, यानी कि वो खतरे की कगार पे ना आ जाए। हो सकता है मान लीजिए अफ्रीकन नेशन है, उन्हें पता है हमारे पास काफी सारा चीता है, किसी को भी बांट दें पैसे के लिए, मॉनेटरी टर्म्स के लिए, जिसकी वजह से चीता जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड डिक्लाइन ना हो जाए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसी को रेगुलेट करता है साइट्स। अपेंडिक्स 1 की सभी स्पीशीज को प्रोहिबिट कर रखा है उसने, एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस उसे ट्रेड किया जा सकता है। अपेंडिक्स 2 में रेगुलेटेड ट्रेड है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाई जाती हैं, परंतु साइट्स की जो अपेंडिक्स 2 की स्पीशीज है उन्हें ट्रेड अलाउड है रेगुलेशन के साथ, कुछ नियम कायदे कानून के साथ। और अपेंडिक्स 3 जो स्पीशीज होती हैं वो स्पीशीज होती हैं जहां पे आप पढ़ेंगे कि भाई ये स्पीशीज किसी एक कंट्री ने प्रोटेक्ट कर रखी है और उसको इंटरनेशनल अरीना में लाना है, उसको प्रोटेक्शन देनी है, तो अपेंडिक्स 3 में डलवा देते हैं, फिर धीरे धीरे अपेंडिक्स 2 या अपेंडिक्स 1 में शिफ्ट किया जाता है उसे। एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ये साउथ ईस्टर्न साइबेरिया से चालू होता है और अफ्रीका में आता है, इंडिया में होता है। अब हैबिटेट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, ये इसका घर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट अगेन इट इज एन एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये किस चीज का घर है, या ये रहता है फॉरेस्ट में, सवानास में, ग्रासलैंड्स में या वेटलैंड्स में। ऑल्सो इट इज प्रोटेक्टेड अंडर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। आप जैसा जानते हैं कि सीएमएस के अंतर्गत भी कुछ स्पीशीज आती हैं, तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर कन्वेंशन में ये मौजूद है। बात करते हैं नेक्स्ट स्पीशी की जिसको बोलते हैं इरावदी डॉल्फिन। इसका जो हैबिटेट है वो ब्रैकिश और फ्रेश वाटर रिवर्स है, याद रखिएगा। फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, ब्रैकिश में भी रह सकता है। यूपीएससी बोलेगा सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहता है तो गलत हो जाएगा। डॉल्फिन कैन स्टे इन रिवर्स। अच्छा देखिए कहां पे है, रिवर गैंगिस या फिर गंगा जो हमारी है, या मेकॉन्ग, आप जानते हैं आईआर के अंदर आप पढ़ते हैं मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। ऐसे ही मेकॉन्ग जो नदी है वो जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में से होके जाती है, वहां पे इरावदी मिलता है और हमारे गंगा में मिलता है। अब हमारे यहाँ मिलता है तो कहां मिलता है वो देख लीजिए, चिलिका लेक इन उड़ीसा। चिलिका लेक आप जानते हैं एक ब्रैकिश लेक है, तो चिलिका लेक में मिलता है क्या, इरावदी डॉल्फिन। सोगला लेक इन सर्दर्न थाईलैंड, वहां पे भी मिलता है।
अच्छा, इसका वर्नाकुलर नाम बहुत सारे मौजूद हैं। डाउन टू अर्थ में आप चेक करेंगे तो अलग अलग नामों से जाना जाता है किसको, इरावदी डॉल्फिन को, जैसे लोमा इरावदी, सिसुमरा, लंपासुत, शुशुको, पखा, ऐसे नाम हैं इसके। अब आप बोलोगे इनका क्या सिग्निफिकेंस है भाई, यूपीएससी कुछ भी पूछने लग गया आजकल, तो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि इसके अलग अलग नाम जो मौजूद हैं उनके बारे में मुझे बता दीजिए। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन सीएमएस पे कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगा मैं, और मैं आपको डिटेल में जितनी कन्वेंशन हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड उसको भी कवर करने वाला हूं। कंजर्वेशन स्टेटस देख लो दोस्तों, एंडेंजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खतरे की घंटी पे है। हाँ, ये आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, एंडेंजर्ड तो है। बहुत जल्द ये ऐसी सिचुएशन में आने वाली है जहां 100 से भी कम, 50 से भी कम इंडिविजुअल्स बचने वाले हैं। तो देखिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन में खतरे की घंटी बहुत ज्यादा होती है, कभी भी एक्सटेंड हो सकता है अगर हम प्रोटेक्शन नहीं दी। इसलिए अगर आप देखेंगे WPA साइट्स की अपेंडिक्स में शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, चलिए भाई, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन को दो स्पीशीज में डिवाइड करा जाता है। एक तो आप जानते हैं उसे बोलते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन, यानी गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। एक है इंडस रिवर डॉल्फिन। तो याद रखिएगा, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन को दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है, एक है गंगा रिवर डॉल्फिन, एक है गैंजेस रिवर डॉल्फिन। डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यहां सब जगह आपको डॉल्फिन पाई जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन की, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। जो गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन वो क्या है, ब्लाइंड है। इट इज रेफर्ड टू एज सुसु। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम सुसु भी है बिकॉज ऑफ द साउंड इट प्रोड्यूसेस। जब वो सांस लेती है तो सु सु ऐसी आवाज आती है, इसलिए उसको सुसु भी बोलते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलती है। गैंगेटिक डॉल्फिन इज अ फ्रेश वाटर स्पीशी। यूपीएससी कहेगा ये ब्रैकिश में भी मिल सकती है, तो सवाल गलत हो जाएगा। हंट बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। याद रखिएगा, डॉल्फिन्स जब ब्लाइंड हैं ओवर द एवोल्यूशन प्रोसेस, उनकी आंखें नहीं बनी है, तो एक बात तो पक्की है कि एवोल्यूशन में अगर आंख नहीं बन पाई है या आंखें आईज ही नहीं है, तो कैसे अपने प्रे को पकड़ेंगे। दे रिलीज अल्ट्रासोनिक साउंड। आप जानते हैं पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करके वो अपने शिकार के बारे में पता लगाती हैं। नेक्स्ट, याद रखिएगा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ असम भी है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब मैं बार बार बोल रहा हूं साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, इसमें गैंगेटिक भी है और इंडस भी है। गैंगेटिक रिवर है सिर्फ और सिर्फ CMS के अंदर, ये जो इंडस रिवर है CMS का पार्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने कि कहां कहां पे भारत में मिलती हैं डॉल्फिन, कौन सी, यही डॉल्फिन की बात हो रही है, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, संगू रिवर सिस्टम ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, सप्तकोशियन कार्नली रिवर्स इन नेपाल। कंजर्वेशन स्टेटस देख लीजिए, एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 है, अपेंडिक्स 1 है। अच्छा, कुछ बचाव के मुद्दे, कंजर्वेशन एफर्ट्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है भारत के अंदर। ये कहां पे है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी? इन बिहार। बिहार में इसको कंजर्व कराने के लिए बनाई गई है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ऐसे कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। प्रोजेक्ट सी टर्टल, ऐसे ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया जा रहा है, और इसको मेन पर्पस है कि इस मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करा जाए और इस गैंगेटिक डॉल्फिन को बचाया जाए। कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन भी इंट्रोड्यूस करा गया है, जो 2010 से 2020 तक का था एक एक्शन प्लान, जिसमें 10 साल में हम लोगों ने गैंगेटिक डॉल्फिन को प्रोटेक्शन की बात करी गई है। It is listed included among 21 species under integrated development of wildlife habitat। अभी ये 22 हो चुके हैं, याद रखिएगा, अपडेट हो चुका है। यही एनवायरनमेंट की खासियत है। एनवायरनमेंट में जब तक आप PDF बना के अपलोड करेंगे तब तक तो चेंजेस भी आ गए हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है। याद रखिएगा, कैरक भी, जो कैट है वो भी इंक्लूड हो गई है अभी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में। 22 स्पीशी है, 22 स्पीशीज में से एक स्पीशी आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन है, जिसका मेन पर्पस क्या है कि गैंगेटिक डॉल्फिन को प्रोटेक्शन करा जाए, यानी कि स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। अच्छा जी, नेशनल गंगा काउंसिल जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को या नमामि गंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ही लेती है। तो आप जानते हैं कि नेशनल गंगा काउंसिल, क्योंकि गंगा से रिलेटेड
रिलेटेड या गंगा के ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड डिसीजन लेती है, वो ही डॉल्फिन से रिलेटेड भी कई सारे डिसीजन लेती है। एक बार नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नेशनल गंगा काउंसिल का पुराना नाम था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये अब चेंज होकर नेशनल गंगा काउंसिल बन चुका है। 2016 में इसको एस्टैब्लिश करा गया। किस पावर से एस्टैब्लिश करा गया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के पावर्स का इस्तेमाल करके इसको एस्टैब्लिश करा गया, नेशनल गंगा काउंसिल फॉर रीजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। चलिए, जुरिस्डिक्शन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो नेशनल गंगा काउंसिल फॉर रीजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, इसी का छोटा नाम नेशनल गंगा काउंसिल बोला जाता है। इसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री। सॉरी, अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछता है कि इसको हेड कौन करते हैं, बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं, वाटर मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है, इसको हेड करने वाले प्रधानमंत्री हैं। आइए इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब की, याद रखिएगा। अच्छा जी, हैबिटेट की बात कर लो। हैबिटेट में कहां है? ओनली हैबिटेट ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन इन इंडिया, याद रखिएगा। ब्यास में ही भारत में मिलती है, ब्यास नदी में ही सिर्फ और सिर्फ। और ब्यास आप जानते हैं पंजाब में मेजर पोर्शन ब्यास पड़ता है, इसलिए पंजाब की स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है इंडस रिवर डॉल्फिन। IUCN अगेन इसका भी एंडेंजर्ड है, दोनों का एंडेंजर्ड है, चाहे वो गैंगेटिक हो चाहे वो इंडस हो। WPA शेड्यूल 1 साइट्स अपेंडिक्स 1। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिनर डॉल्फिन की। स्पिनर डॉल्फिन एक स्मॉल डॉल्फिन है जो कि ऑफ शोर ट्रॉपिकल वाटर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व भर में पाई जाती है। में ऐसा नहीं कि इट इज ओनली कन्फाइंड टू इंडिया ओनली। नेक्स्ट आप जानते हैं कई सारी डॉल्फिन हैं वो एक्रोबैटिक डिस्प्लेस दिखाती है, यानी कि प्रदर्शन करती हैं, जैसे जू है या फिर जो बड़े बड़े एक्वेरियम्स होते हैं वहां पे अच्छे खासे परफॉर्मेंस होती है। अगर आपने यूट्यूब पे भी कभी देखा हो, डॉल्फिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती हैं और काफी अच्छे करतब दिखाती हैं, तो ये बहुत फेमस है करतब दिखाने के लिए। हैबिटेट्स का कोस्टल वाटर्स, आइलैंड्स और बैंक। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है देख लो, ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ, यानी कि अगर आप देखो पूरे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको यही मिलेगा। इसकी लोकेशन यहां पे है। स्पिनर डॉल्फिन इज अ रेयर मैमल इन ओडिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ओडिशा के अंदर पाई जाती है। दिस स्पीशीज हैज एन एलोंगेटेड रोस्ट्रम एंड अ ट्रायंगुलर और सब ट्रायंगुलर डॉर्सल फिन। देखो ये जो आपको इसकी शेप दिख रही है इस तरीके से, इसे कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर और सब ट्रायंगुलर डॉर्सल फिन। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और पिग्मी हॉक की बात करते हैं। पिग्मी हॉक यानी कि वर्ल्ड का सबसे छोटा पिग। सबसे छोटा पिग कहां रहता है? तराई ग्रासलैंड्स के अंदर, ओनली फाउंड इन असम। असम में ही पाया जाता है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बफर एरिया में। याद रखिएगा पिग्मी हॉक एंडेमिक है भारत में। अब एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो ओरिजिनली भारत को ही बिलोंग करती हैं, यानी कि दे आर नेटिव, दे आर नॉट इन्वेजिव। या तो ना तो वो इन्वेजिव है ना ही वो एक्सोटिक है, तो वो बाहर से नहीं आई गई है, फॉरेन नहीं है, वो भारत की अपनी स्पीशी है। स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ पिग इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा आप देख सकते हैं, इसको पिग बोला जाता है। अच्छा देखिए पिग्मी हॉक के बारे में, सोशल एनिमल, बहुत ज्यादा सोशल है क्योंकि ये फैमिली में रहता है। एक या दो फीमेल्स या इनके बच्चे भी होते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही ये लोग भी अपनी फैमिली मेंटेन करके रखते हैं। दे आर डायरनल। अच्छा दोस्तों, डायरनल का मतलब क्या होता है? डायरनल का मतलब होता है जो दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस साल का ही यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर नॉक्टर्नल इन नेचर। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? नॉक्टर्नल स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो रात को बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, वो स्पीशीज जो रात में फीडिंग, ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज करती हैं। जो रात में फीडिंग, ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं बल्कि दिन में एक्टिव होते हैं, उन्हें डायरनल स्पीशीज बोला जाता है और ये एक डायरनल स्पीशी है। इकोलॉजिकल नीश देख लीजिए, मैंने आपको बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या यूनिक रोल प्ले करता है पिग्मी हॉक, यूजिंग देयर स्नाउट्स टू डिग फॉर फूड। ये क्या करते हैं? अपनी जो इनका मुंह है, स्नाउट है, उससे ये गड्ढे खोदते हैं। दे नॉट ओनली स्प्रेड सीड्स फ्रॉम प्लांट्स बट दे आल्सो एनहांस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, यानी प्लफिंग कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से मिट्टी को भी मिक्स कर देते हैं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल जो प्ले करते हैं वो क्या है? सीड डिस्पर्सल पॉलिनेटर्स के रूप में माने जाते हैं। दे मेक फॉर्म नेस्ट इन विच टू स्लीप, यानी कि ये कहां रहते हैं? गड्ढे बना के, बड़े बड़े
ट्रेंचेस बना के छोटे छोटे पानी आप देखेंगे गड्ढे बना लेते हैं और उधर अंदर जाके काफी दूर रहते हैं। अच्छा, पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार द्वारा, अंडर विच पिग्मी हॉक को प्रोटेक्ट करा जाता है और वापस से रीइंट्रोड्यूस करा गया किसके अंदर, वाइल्ड के अंदर, क्योंकि एक समय ये वाइल्ड में से खत्म हो चुके थे। देखिए IUCN एंडेंजर्ड। अच्छा जी दोस्तों, एक बात और, ये भी एक तरीके से को एक्सटेंशन वाले प्रिंसिपल को जन्म दे सकता है, क्योंकि एकमात्र पिग्मी हॉग सकिंग लाउस, अब पैरासाइट, ये एक पैरासाइट है जो सिर्फ और सिर्फ पिग्मी हॉग्स पे ही रहती है। तो कल को अगर पिग्मी हॉग मरता है, खत्म होता है, तो पिग्मी हॉग सकिंग लाउस भी खत्म हो जाएगा। WPA शेड्यूल 1 साइट्स अपेंडिक्स 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालयन ब्राउन या रेड बियर भी बोलते हैं इसको, सूथी भी बोलते हैं, यानी कि ये श्रबलैंड, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, डेजर्ट, आर्टिफिशियल, टेरेस्ट्रियल किसी भी इकोसिस्टम पे रह सकता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, नेपाल, तिब्बत, नॉर्थ इंडिया, ठंडे इलाके में रहते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये बहुत ज्यादा अपेंडिक्स 1 याद रखिएगा। अच्छा, ये ओमनीवोर्स है, यानी कि ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, प्लस ये हाइबरनेट करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। अब बात करते हैं व्हाट इज हाइबरनेशन। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो अपने स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट नहीं कर सकती हैं और माइग्रेट भी नहीं कर सकती हैं, यानी कि या तो अपने टेम्परेचर्स को ही वो चेंज कर ले, जैसा एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट बाहर है, वो जब नहीं कर पाती हैं तो या तो वो माइग्रेट करनी पड़ती है, जैसे अमूर फाल्कन वहां से चल करके अफ्रीका आ जाती है, एनवायरमेंट ही अपना चेंज कर लेती है। बट कई बार ऐसा होता है कि स्पीशीज मूव तो नहीं कर पाती, तो सस्पेंड कर देती है अपने ऑपरेशंस को, यानी कि वो सो जाती है। अब वो एक ऐसी गहरी नींद है जिसको हम कॉमा स्टेट नहीं बोलते हैं, बल्कि एक हाइबरनेशन वर्ड यूज किया जाता है। हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप अपने मेटाबॉलिज्म को इतना डिप्रेस कर देते हैं, इतना शांत कर देते हैं कि आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप कम खाना खाए भी लंबे समय तक जी सकते हैं। ये एक तरीके का अडेप्टेशन है जो ओवर द टाइम पीरियड कहां पे आ चुका है, ठंडे इलाकों में रहने वाले जीव जंतुओं पे। यही चीज अगर हाइबरनेशन हम वर्ड को एस्टिवेशन से बदल दें, एस्टिवेशन कहां पे यूज करा जाता है, एस्टिवेशन यूज करा जाता है तब जब यही चीज समर्स में हो रहा हो। अगर विंटर्स में हो रहा है तो आप हाइबरनेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। आइए हिमालयन ब्लैक, एशियाटिक ब्लैक, व्हाइट चेस्टेड बियर के बारे में बात करते हैं। ये हिमालयन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाने वाला है, नॉक्टर्नल और ओमनीवोर्स है। ये भी हाइबरनेट करता है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे पोलर बियर्स या बियर्स हाइबरनेट करते ही हैं, जनरली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए कंजर्वेशन स्टेटस के मामले में, इट इज वनरेबल। WPA में शेड्यूल 1, साइट्स में अपेंडिक्स 1। अंडमान व्हाइट टूथ श्रिव, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक तरीके के चूहे की वैरायटी है और ये एंडेमिक है। कहां पे एंडेमिक है? साउथ अंडमान आइलैंड्स। ये एक्टिव रात में रहते हैं, इसके लिए इतनी ही जो जानकारी है वो बहुत है। नेक्स्ट देखिए कोंडाना रैट। कोंडाना रैट नॉक्टर्नल है, एक ऐसा रोडेंट है जो बरो करता है, यानी कि गड्ढे खोद के रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन इट इज एंडेमिक टू इंडिया, ये भी सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। बट कहां पे पाया जाता है? देखिए सिंगर प्लेट्यू, यानी कि इट इज ओनली फाउंड इन पुणे। ये क्या है? एंडेंजर्ड और शेड्यूल 5 का पोर्शन बन जाता है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 5 में पाया जाता है, अब आपको याद होगा मैं अभी बोल रहा था कि WPA 5 अब खत्म हो चुका है, यानी कि एक बात याद रखिएगा, इट इज नॉट कवर्ड। अब ये WPA 5 का तो पोर्शन है ही नहीं। नेक्स्ट लार्ज रॉक रैट या एलिवीरा रैट, हैबिटेट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस श्रब। ड्राई डेसिडुअस का मतलब बारिश कम होती है और कुछ ही समय बारिश होती है, क्योंकि मेजर टाइम पे यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो डेसिडुअस प्लांट्स यहाँ पे बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु, जो ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, वहां पे आपको ये मिलेगा। तमिलनाडु के आसपास का एरिया में ये पाए जाते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये है। चलिए जी, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। फ्लाइंग स्क्विरल है, आप देख सकते हैं ये फ्लाइंग स्क्विरल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है, नॉक्टर्नल है और सिर्फ भारत में पाई जाती है। नामदफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, नामदफा टाइगर रिजर्व के अंदर पाई जाने वाली ये स्पीशी या नामदफा टाइगर रिजर्व कम से कम UPSC में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप जाके फॉलो करेंगे, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, यानी कि सीआर है, बहुत ज्यादा खतरे के पैमाने पे पहुंच चुकी है, WPA के शेड्यूल 1 के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मालाबार सिवेट। इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। ये वुडेड प्लेन्स, हिल स्लोप्स ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहां पे हमेशा हरियाली बनी रहती है, वहां रहती है। ये वेस्टर्न घाट वाले इलाके में है, आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 3 के अंतर्गत आता है। ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल, हैबिटेट वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में पाई जाने वाली, कहां पे मिलती है? कावेरी रिवर। कावेरी रिवर में इसको ज्यादा देखा जाता है और पर्टिकुलरली आप देखेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में ये मिलती है। तो ये जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी पे है, यानी कि अभी आ चुका है, लीस्ट कंसर्न नहीं है। ये एक समय ऐसा आ चुका है कि भैया अब IUCN की मात्रा या IUCN के अनुसार इसकी जो मात्रा है वो खतरे तक पहुंचती जा रही है, हंटिंग की वजह से या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से। WPA साइट्स, अपेंडिक्स 2 शेड्यूल 1। चलिए दोस्तों, कश्मीर स्टैग और रेड पांडा को कवर करेंगे, उसके बाद बाकी जो भी स्पीशीज होंगे फिर वो हम पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चलिए कश्मीर स्टैग या हंगुल के बारे में बात करें। कश्मीर स्टैग, इसका दूसरा नाम हंगुल भी है। ये एल्क सर्वस कैनेडिसिस, यानी कि इज द ओनली स्पीशीज या सब स्पीशीज जो सरवाइव कर रही है आज इसकी, इसी की एक सब स्पीशी है जो आज की डेट में भारत के अंदर सरवाइव कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, दच्चिकाम नेशनल पार्क, कश्मीर के अंदर एक नेशनल पार्क है दच्चिकाम नेशनल पार्क, वहां पे मिलता है। एंड इट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट आप देख पा रहे हैं, ठंडे इलाके में रहता है, रिवराइन फॉरेस्ट, हाई वैलीज, माउंटेन्स। ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम यानी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसमें एक स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है जिसमें भी हम बात कर रहे थे 22 स्पीशीज को रिकवर करा जा रहा है, उसके अंतर्गत भी आता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, खतरे की घंटी पे है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। चलिए लास्ट पढ़ते हैं अब रेड पांडा। रेड पांडा आप देख सकता है, आपको दिख रहा होगा। इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। हैबिटेट टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस, यानी टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए इसका, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो रेड पांडा जो है कहां पे मिलता है? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ज्यादा मिलता है, आप देख सकते हैं मेघालय, सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल वाला एरिया है। आफ्टर चाइना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो रेड पांडा की है भारत में पाई जाती है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी कि खतरे पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। तो दोस्तों हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करीबन 20 जितनी भी आपकी कवर कर पाएंगे हम आधे घंटे में, वो सभी स्पीशीज को कवर करेंगे। अराउंड 20 स्पीशीज कवर करेंगे। फिर क्रोकोडाइल की स्पीशीज को कवर करना है, टर्टल्स की स्पीशीज को कवर करना है, कुछ फ्लोरा को भी हम कवर करेंगे, यानी कि कुछ प्लांट्स की भी स्पीशीज ऐसी हैं जिनको हमें कवर करना है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक विद अनदर video of this same series. Thank you so much.